हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। पॉश की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ पॉश और कुछ डेफिनेशंस। एप्लीकेबिलिटी, पॉश कहाँ पर लागू होता है? एक्ट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स दोनों पर एप्लीकेबल है। व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? जहाँ पर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एंड वेयर देयर आर लेस देन 10 एम्प्लॉयज। ये एक्ट गवर्नमेंट बॉडीज पर भी एप्लीकेबल है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस पर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पर, ऑर्गेनाइजेशंस कैरिंग आउट कमर्शियल वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब है एजुकेशन, ट्रेनिंग या स्किल्स जो खास तौर पर लोगों को किसी खास ट्रेड, ऑक्यूपेशन या करियर के लिए प्रिपेयर करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज की बजाय प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाता है। Organizations carrying out commercial, vocational, educational, entertainment, industrial, financial activities, इन सब पर भी एक्ट एप्लीकेबल है। ये एक्ट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेडियम्स जो कि इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उन पर भी एप्लीकेबल है। एंड इट अप्लाइज टू अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब रेजिडेंशियल प्लेस, होम। इन सब पर भी एक्ट एप्लीकेबल है। आज हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। एग्रीव्ड वुमेन कौन होती है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट। डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है, कौन नहीं होता, मतलब कौन इंक्लूड नहीं होता। एम्प्लॉय किसे कहते हैं, एम्प्लॉयर कौन होता है, रिस्पोंडेंट कौन होता है, वर्क प्लेस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। पहली डेफिनेशन है एग्रीव्ड वुमेन। अगर वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है अपॉइंटमेंट करते समय, रिक्रूटमेंट करते समय, प्रमोशन करते समय, काम के दौरान, कहीं भी उनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, तो वो एक वुमेन एग्रीव्ड वुमेन है। एग्रीव्ड वुमेन इज अ वुमेन हु इज वर्किंग इन अ वर्क प्लेस और ड्वेलिंग प्लेस और हाउस एंड शी इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरासमेंट। एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए में दी गई है। इन रिलेशन टू वर्कप्लेस, एग्रीव्ड वुमेन मीन्स किसी भी एज की कोई वुमेन, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या नहीं, जो एलिगेशन लगाती है सेक्सुअल हरासमेंट का बाय द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज एम में दी गई है। एग्रीव्ड वुमेन में वो वुमेन भी आएंगी जो एम्प्लॉयड हैं और जो नहीं है वो भी, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। हो सकता है कोई वुमेन आपकी एम्प्लॉय ना हो, इंटरव्यू देने आई हो आपके ऑफिस में। इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, एग्रीव्ड वुमेन मीन्स किसी भी एज की वुमेन जो ऐसे ड्वेलिंग हाउस में काम करती है। जब एक वुमेन अपने घर से निकलकर किसी के घर या किसी के ऑफिस में काम करने जाती है, तो वो इस भरोसे पर जाती है कि जिसके वहां वो जा रही है वो वहां पर सेफ सिक्योर है, और ये हर मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक्ट हर वुमेन के वर्क प्लेस पर सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट पाने के राइट को रिकॉग्नाइज करता है, चाहे उसकी एज या एम्प्लॉयमेंट या वर्क स्टेटस कुछ भी हो। इसलिए किसी भी वर्क प्लेस पर रेगुलर, टेम्परेरी, एडहॉक या डेली वेजेस बेसिस पर काम करने वाली सभी वुमेन के राइट्स को एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है। रेगुलर और टेम्परेरी टाइम के हिसाब से, रेगुलर मतलब फुल टाइम काम कर रहे हैं, 12 महीने काम कर रहे हैं। टेम्परेरी मतलब 2-3 महीने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें वे सारी वुमेन इंक्लूड की गई हैं, चाहे वह डायरेक्टली एंगेज की गई हो या किसी एजेंट के थ्रू काम पर रखी गई हो, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूडेड है। चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नॉलेज हो या ना हो, वो सैलरी के लिए वॉलेंटरी बेसिस पर अपनी मर्जी से या किसी और तरह से काम कर सकती है। उनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी। इसके अलावा शी कुड बी अ कोवर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटिस, और शी कैन बी कॉल्ड बाय एनी सच अदर नेम। ये एक्ट उस वुमेन को भी कवर करता है जो किसी ड्वेलिंग प्लेस या हाउस में काम कर रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। In relation to a workplace established, owned, controlled or financed by central government, appropriate government सेंट्रल गवर्नमेंट होगी।
Appropriate government in relation to those funded by central government. Appropriate government is central government, and those entities funded by state government, appropriate government is state government. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड की हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. अगर स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड की हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी. इन एनी अदर केस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट. कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही फंड नहीं करती, कोई प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी. इन वन लाइन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड की हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. इन ऑल अदर केसेस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमेस्टिक वर्कर. डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई में दी गई है. डोमेस्टिक वर्कर मीन्स अ वुमन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड. डोमेस्टिक वर्कर का मतलब है एक ऐसी वुमेन जिसे किसी भी घर में हाउस होल्ड वर्क घरेलू काम करने के लिए रखा गया हो, फॉर रेमुनरेशन वेदर इन कैश और काइंड, इधर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी. फॉर रेमुनरेशन चाहे वो कैश हो या काइंड के तौर पर, इधर डायरेक्टली और किसी एजेंसी के थ्रू. काइंड मीन्स उसको रहने की जगह दे दी, सर्वेंट क्वार्टर दे दिया, खाने पीने का सामान दे दिया, पढ़ाई लिखाई करा दी. ऑन ए टेम्परेरी, परमानेंट, पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस. टेम्परेरी, परमानेंट, पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पर, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर. लेकिन इसमें एम्प्लॉयर की फैमिली का कोई भी मेंबर इंक्लूड नहीं होता है. मदर, वाइफ, डॉटर, फैमिली का कोई भी मेंबर इंक्लूड नहीं होता डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन में. ओके, प्लीज नोट कि डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन शुरू होती है डोमेस्टिक वर्कर मीन्स अ वुमन, मतलब एक वुमेन. इस डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि मेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर. नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्प्लॉय. एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एफ में दी गई है. एम्प्लॉय का मतलब है अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क, किसी भी काम के लिए किसी वर्क प्लेस पर काम करने वाला पर्सन. ऑन रेगुलर, टेम्परेरी, एडहॉक और डेली वेज बेसिस. रेगुलर, टेम्परेरी, एडहॉक या डेली वेज बेसिस पर. रेगुलर और टेम्परेरी टाइम के हिसाब से. रेगुलर मतलब फुल टाइम काम कर रहे हैं, 12 महीने काम कर रहे हैं. टेम्परेरी मतलब 2-3 महीने के लिए काम कर रहे हैं. एडहॉक मतलब बस इस चीज के लिए आया था, इसके बाद वो चला जाएगा. इधर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, या तो डायरेक्टली या किसी एजेंट के थ्रू इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है. विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नॉलेज में हो या ना हो. वेदर फॉर रेमुनरेशन और नॉट, चाहे रेमुनरेशन के लिए हो या नहीं. रेमुनरेशन और नॉट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा. वर्किंग ऑन अ वॉलंटरी बेसिस और अदरवाइज, आप अपनी मर्जी से काम करें या किसी और तरह से काम करने वाला. वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, उनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयड भी. और इंक्लूड्स अ कोवर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटिस और कॉल्ड बाय सच अदर नेम. इसमें कोवर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटिस या किसी ऐसे और नाम से पुकारे जाने वाला भी इंक्लूड है. प्रोबेशनर होता है जिसको हम 6 महीने के लिए ट्रायल वर्जन पर रखते हैं. जनरली प्राइवेट सेक्टर में 3 to 6 months इज नॉर्मल. आपके पास डिग्री या डिप्लोमा अच्छी बात है, लेकिन आप हमारी कंपनी में एडजस्ट हो पाओगे या नहीं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, हमारी कंपनी आपके साथ कंफर्टेबल है या नहीं, इसके लिए हम 6 months के लिए आपको प्रोबेशन पर रखेंगे. 6 months इज कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड. तो जो प्रोबेशन पीरियड है वो जो ट्रायल वर्जन है, ये ट्रेनिंग नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है. ये डेफिनेशन पढ़ते हुए एग्रीव्ड वुमेन और डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन भी ध्यान में रखना. प्लीज नोट कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन शुरू होती है एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन, मतलब ये कि वो एक मेल भी हो सकता है एक फीमेल भी. इस डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. केस स्टडी, अब आपको एक केस स्टडी पूछेंगे. एक्स अ मेल वाज वर्किंग एज टेम्परेरी एम्प्लॉय फॉर 3 months. Why a female was working. Whether X and Y are covered under the definition of employee? Yes, they are covered. Temporary workers, regular workers, co-workers, colleagues are employee for the purpose of this definition.
नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज जी में दी गई है। एम्प्लॉयर मीन्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के किसी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट के केस में उसका हेड एम्प्लॉयर होगा, या फिर सच अदर ऑफिसर एज स्पेसिफाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कोई ऐसा वर्कप्लेस जो फर्स्ट क्लॉज में कवर नहीं होता, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा वर्कप्लेस के मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल के लिए, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। वहां पर जो भी पर्सन मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो एम्प्लॉयर होगा। सपोज मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी 4 फैक्ट्रीज हैं, एक पंजाब में, एक हिमाचल में, एक राजस्थान में और एक हरियाणा में। जहां जहां पर मेरी फैक्ट्रीज हैं, मैंने वहां वहां पर एक एक पर्सन रख रखा है। मैंने मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अपॉइंट किया है जो सारी चीजें मैनेज करता है। मालिक मैं हूँ, ओनर मैं हूँ, लेकिन वो पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा। चाहे हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं हूँ, लेकिन जो पर्सन मेरी पूरी फैक्ट्री को अच्छे से संभाल रहा है, मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो ही एम्प्लॉयर कहलाएगा। एक एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, जो पर्सन और बोर्ड ऑफ कमिटीज पॉलिसीज बनाता है, वो पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा। ऐसा वर्कप्लेस जो फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज में कवर होता है, ऐसे केस में जो पर्सन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरे करता है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। ड्वेलिंग प्लेस और हाउस के केस में जो पर्सन एम्प्लॉय करता है, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। चाहे वर्कर के नंबर, टाइम पीरियड या टाइप कुछ भी हो, या डोमेस्टिक वर्कर जो भी काम करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई डेफिनेशन एम्प्लॉयर की। अब देखते हैं अगली डेफिनेशन। ये डेफिनेशन डिटेल में है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एम में दी गई है। Respondent means a person against whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9. Respondent का मतलब उस person से है जिसके against aggrieved woman ने under section 9 complaint की है। Next definition is workplace, very important definition. Workplace की definition section 2 clause M में दी गई है। Workplace includes, पहली बात तो ये कि ये inclusive definition है। गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट, गवर्नमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो कॉमर्शियल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल, हेल्थ सर्विस और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज में एंगेज है। इसमें प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस भी इंक्लूड है। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम भी वर्कप्लेस हैं। कोई भी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और कंपटीशन और गेम्स वेन्यू, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या नहीं, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं, वो भी वर्कप्लेस है। एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। अगर एम्प्लॉय को ऑफिस के काम की वजह से किसी जगह जाना हो, तो वो जगह भी वर्कप्लेस है। अगर एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे, तो वो ट्रांसपोर्ट भी वर्कप्लेस है। इसलिए अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या किसी रेस्टोरेंट में लंच मीटिंग के दौरान भी हरासमेंट होता है, तो वो भी इस एक्ट के अंडर कवर होगा। ड्वेलिंग प्लेस और हाउस भी वर्कप्लेस है। वर्कप्लेस को ब्रॉडर और वाइडर मीनिंग दिया जाना चाहिए, ताकि बताई गई गाइडलाइंस को ज़रूरत पड़ने पर वर्कप्लेस के कंपाउंड से बाहर भी लागू किया जा सके, ताकि ऐसी ऑब्स्टेकल्स दूर हो सके जो एक वर्किंग वुमेन को अपने काम की जगह पर आने से रोकती हैं, और उन्हें अपने काम की जगह पर एक सूटेबल और सेफ एटमॉस्फेयर मिल सके जहां वो ऑनर और डिग्निटी के साथ काम कर सकें। दिस इज वेरी फेमस केस, सौरभ कुमार मलिक वर्सेस सीएजी। एक सीनियर विमेन ऑफिसर ने कंप्लेंट किया कि शी वाज सेक्सुअली हरास्ड बाय द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का सामना कर रहा था। रिस्पोंडेंट ने कहा कि उस पर वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एलिज्ड मिसकंडक्ट वर्कप्लेस पर नहीं बल्कि एक ऑफिशियल मेस में हुआ था, जहां सीनियर विमेन ऑफिसर रहती थी। रिस्पोंडेंट ने यह भी आर्ग्यू किया कि कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट से भी सीनियर थी, इसलिए रिस्पोंडेंट
कंप्लेनेंट से कोई फेवर नहीं ले सकता था और इसलिए वो एक्ट अलेज्ड एक्ट सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं माना जा सकता। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि दिस इज क्लियरली मिसकंसीव्ड। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि विशाखा गाइडलाइंस बनाने का एम और ऑब्जेक्टिव साफ था कि ये इंश्योर किया जा सके कि वर्किंग वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट रोका जाए और ऐसे किसी भी गिल्टी पर्सन को सख्ती से निपटा जाए, स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली। विशाखा जजमेंट के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वर्कप्लेस वर्ड को लेकर नैरो अप्रोच नहीं अपना सकते। वर्कप्लेस को ऑफिस तक सीमित मत करो। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सारी चीजें देखो ये समझने के लिए कि क्या एक्ट वर्कप्लेस पर हुआ है। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क से नजदीकी। कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ओवर सच अ प्लेस रेजिडेंस वेयर द वर्किंग वुमेन इज रिसाइडिंग। मैनेजमेंट का कंट्रोल ऐसी जगह या रहने की जगह पर जहां वर्किंग वुमेन रह रही है। और थर्ड पॉइंट इज रेजिडेंस एक्सटेंशन या पार्ट ऑफ वर्किंग प्लेस होना चाहिए। आखिर में दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि वो ऑफिशियल मेस जहां एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था डेफिनेटली वर्कप्लेस के अंडर आता है। लास्ट डेफिनेशन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सेक्शन 2P। इन रिलेशन टू वर्कप्लेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है एक ऐसा एंटरप्राइज जिसका ओनरशिप मालिकाना हक इंडिविजुअल्स या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के पास हो और जो प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड्स या किसी भी तरह से सर्विसेज देने में लगा हो और जहां एंटरप्राइज में वर्कर्स काम करते हो ऐसे वर्कर्स का नंबर लेस देन 10 हो। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जहां पर लेस देन 10 एम्प्लॉयज हैं। एक मोबाइल की दुकान है, 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक छोटा सा जनरल स्टोर है, 4 वर्कर्स काम कर रहे हैं। एनी सेक्टर वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस देन 10 हम बोलेंगे उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।